आपके मन में अक्सर ये सवाल आते होंगे कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म परमानेंट रहते हैं? क्या इन रिजल्ट्स को मेंटेन करने के लिए लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है? क्या एक ही सेशन में पूरा अफेक्टेड एरिया रिस्टोर हो सकता है या फिर मल्टीपल सेशंस चाहिए होते हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा, वो भी पेशेंट के रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 3 रियल लाइफ पेशेंट्स की हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज जो काफी टाइम से हेयर लॉस से परेशान थे और अब उन्हें हेयर ट्रांसप्लांट करवाए 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम उनकी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। पहले जानेंगे उनकी इनिशियल कंडीशन के बारे, फिर कैसे उनका ट्रीटमेंट प्लान किया गया। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और ऐसे हमारी वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हैं शुभम, जिन्हें नॉरवुड ग्रेड 2 स्टेज की बॉल्डनेस थी, जिसमें इनकी हेयरलाइन तो रिसीड हुई थी, साथ ही टेम्पल्स भी पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए थे और फ्रंटल एरिया साइड से खाली नजर आ रहा था। यानी जब उनके फेस को फ्रंट से देख रहे थे तो एक एम शेप दिखाई दे रही थी। ग्रेड 2 को जनरली अर्ली स्टेज बॉल्डनेस माना जाता है, लेकिन इसका इंपैक्ट अपीयरेंस पर काफी ज्यादा होता है क्योंकि हेयरलाइन ही फेस को फ्रेम करती है। शुभम के केस में उनकी एज के अकॉर्डिंग से यह रिसेशन उन्हें विजिबली मैच्योर और थोड़ा एज लुक दे रहा था। इसी वजह से उनका कंसर्न ज्यादा था क्योंकि अर्ली स्टेज के बावजूद उनका कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा था। इसके अलावा धीरांद्रा और विवेक की बॉल्डनेस का ग्रेड तो सिमिलर था, लेकिन पैटर्न और प्लानिंग बिल्कुल अलग थी। पेशेंट 2 की बॉल्डनेस डिफ्यूज ग्रेड 5A स्टेज की थी, तो पेशेंट 3 की डिफ्यूज ग्रेड 5 स्टेज की थी। डिफ्यूज ग्रेड 5A स्टेज में धीरेंद्र के स्कैल्प पर फ्रंटल से क्राउन तक थिनिंग क्लियरली विजिबल थी। स्कैल्प पर हर जगह डेंसिटी कम हो चुकी थी और हेयर थिन और वीक नजर आ रहे थे। विवेक की स्कैल्प कंडीशन थोड़ी अलग थी। उनका बॉल्डनेस पैटर्न प्रोग्रेसिव था, इसलिए 2 सेशंस में सर्जरी प्लान की गई थी। जब उन्होंने पहली बार क्लिनिक विजिट किया था तब उनका मिड स्कैल्प तक एरिया स्पर से नजर आ रहा था। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ मिनिएचराइज्ड फॉलिकल्स विजिबल थे। क्राउन रीजन उस वक्त प्रिजर्व था, लेकिन एक्सपर्ट्स को क्लियर था कि बॉल्डनेस प्रोग्रेसिव है और टाइम के साथ क्राउन भी थिन होगा। जैसे ही उनका फर्स्ट ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ, क्राउन इनिशियली हेल्थी था, लेकिन 11 मंथ्स बाद उस एरिया में थिनिंग विजिबल होने लगी थी। अच्छी बात यह थी कि तीनों पेशेंट्स का डोनर एरियाज हेल्थी कंडीशन में थे। ऑक्सीपिटल और पैराइटल रीजन से ग्राफ्ट सेफली और प्रिसाइसली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते थे, जो उनके ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। अगर आप भी हेयरलाइन लॉस या थिनिंग को लेके कंफ्यूज्ड हैं, तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछिए या हमारे एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए। पेशेंट्स के स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट्स की हेयरलाइन डिजाइन करी। ये स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो न सिर्फ एक कॉस्मेटिक मार्किंग प्रोवाइड करता है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है जिससे फाइनल आउटकम डिसाइड होता है। सभी पेशेंट्स के फेशियल प्रोपोर्शंस और एज को ध्यान में रखते हुए हेयरलाइन डिजाइन करी जाती है। पेशेंट 1 के केस में बॉल्डनेस अर्ली स्टेज पर थी और हेयरलाइन के पीक पॉइंट पर एग्जिस्टिंग फॉलिकल्स अभी भी प्रेजेंट थे, इसलिए उनकी नेचुरल हेयरलाइन के पीक पॉइंट को सेम पोजीशन पर मार्क करके हेयरलाइन को कंप्लीट किया गया। साथ ही टेम्पोरल एंगल्स को केयरफुली मार्क करते हुए टेम्पल्स को प्रॉपर फ्रेमिंग के लिए क्रिएट किया और फिर कंप्लीट अफेक्टेड फ्रंटल एरिया को आउटलाइन किया गया ताकि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लियर गाइडलाइन विजिबल हो। पेशेंट 2 की हेयरलाइन भी रिसीड हो चुकी थी, पर उनके लिए अप्रोच अलग थी क्योंकि पीक पॉइंट पर फॉलिकल्स प्रेजेंट नहीं थे। उनके लिए ग्लाबेला पॉइंट से प्रिसाइज मेजरमेंट लेकर एज अप्रोप्रिएट हेयरलाइन डिजाइन की गई। क्योंकि उनके फ्रंटल से क्राउन तक थिनिंग थी, इसलिए हेयरलाइन के साथ पूरे अफेक्टेड एरिया को भी आउटलाइन किया गया। ये आउटलाइंस एक तरह से सर्जन्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रही थी कि एक ही सेशन में मैक्सिमम कवरेज प्रोवाइड करनी है। पेशेंट 3 के लिए डिजाइन थोड़ा कस्टमाइज था। उनकी बॉल्डनेस प्रोग्रेसिव थी, इसलिए हेयरलाइन को उनके फेशियल फीचर्स और एज के अकॉर्डिंग नेचुरल कर्व के साथ डिजाइन किया गया ताकि आगे चलकर भी बैलेंस्ड लगे।
और फर्स्ट सेशन के लिए मिड स्कैल्प तक एरिया को आउटलाइन किया गया। सेकेंड सेशन में सिर्फ क्राउन रीजन को एनसर्कल किया गया था ताकि वहां डेंसिटी इंक्रीज की जा सके। ये मार्किंग्स एक सर्जिकल रोड मैप की तरह काम करती हैं। प्रॉपर्ली ड्रॉन आउटलाइन से सर्जन्स को हर जोन का क्लियर आइडिया मिलता है कि कितना एरिया ट्रीट करना है, किस एरिया में ज्यादा डेंसिटी चाहिए और किस एरिया में ब्लेंडिंग नेचुरल रखनी है। इससे नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स इंश्योर होते हैं। हेयरलाइन डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद तीनों पेशेंट्स की सर्जरी केयरफुली प्लान और एग्जीक्यूट की गई। सबसे पहले स्कैल्प को नम किया गया ताकि प्रोसीजर के दौरान पेशेंट्स बिल्कुल भी डिस्कंफर्ट फील न करे। उसके बाद रेसिपिएंट एरिया में माइक्रोस्कोपिक स्लिट्स बनाए गए जो हेयर डायरेक्शन, एंगल और नेचुरल ग्रोथ पैटर्न के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किए गए। ये स्लिट्स एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं जिसमें ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किया जाता है। पेशेंट 1 के केस में उनके फेशियल फ्रेम को रिस्टोर करना था, जिसमें हेयरलाइन जोन और टेम्पल्स में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे हेयरलाइन को एक सॉफ्ट नेचुरल लुक मिलता है और टेम्पल्स में नेचुरल डायरेक्शन में डेंसिटी इंप्रूव हो जाती है। फ्रंटल जोन में डेंसिटी एनहांस करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। इससे फ्रंटल एरिया थिक और वॉल्यूमिनस नजर आएगा, जो पेशेंट को बैलेंस्ड लुक प्रोवाइड करता है। इस केस में टोटल 3700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। पेशेंट 2 की एक्सटेंसिव बॉल्डनेस में भी हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए थे, जिससे फुलर लुक क्रिएट होगा। क्राउन रीजन में स्वर्ल पैटर्न रिक्रिएट करने के लिए सेम फॉलिकल्स को डिफरेंट एंगल्स में इम्प्लांट किया गया था, क्योंकि यहां फॉलिकल्स को हर तरफ से सर्कुलर एंगल में इम्प्लांट करना पड़ता है। इस केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। पेशेंट 3 की बॉल्डनेस को 2 सेशंस में कवर किया गया था। फर्स्ट सेशन में हेयरलाइन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट करके रिक्रिएट किया गया था। इसके साथ फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में डेंसिटी ऐड करी थी। फर्स्ट सेशन में हेयरलाइन से मिड स्कैल्प तक एरिया कवर किया गया था, जिसमें टोटल 3750 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे। फर्स्ट सेशन के 21 मंथ्स के बाद पेशेंट ने सेकंड सेशन प्लान किया था, जिसमें क्राउन रीजन की थिनिंग दूर करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्वर्ल रिक्रिएट करते हुए इम्प्लांट किया गया था। सेकंड सेशन में टोटल 1000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे। तो अगर आप सर्जरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आज ही कंसल्टेशन बुक करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काफी कुछ मिस करने वाले हैं, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। चलिए अब जानते हैं हमारे पेशेंट 1 यानी कि शुभम के रिजल्ट का एक्सपीरियंस, और ये भी कि क्या वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। And today I have completed my 9 months of my transplant and I visited here in QST Haridwar for my third PRP. मेरा ट्रांसप्लांट भी हुआ था लास्ट जुलाई में, एंड ट्रांसप्लांट का जो फर्स्ट मंथ था दैट वाज वेरी आई वाज वेरी नर्वस इन दैट मंथ, क्योंकि न्यू ट्रांसप्लांट हुआ था एंड हेयर्स वर कमिंग आउट। बट लेकिन जैसे ही फर्स्ट मंथ में बहुत केयर करा, बहुत सारी मेडिसिन थे, वो सब किया, हर एक चीज़ पूरा प्रोटेक्टेड रखा है इसको, मतलब बाहर आउटसाइड इन्वायरमेंट से। बट फर्स्ट मंथ के बाद जब 40 डेज या 45 डेज हो गए थे, उसके बाद देन स्टार्टेड द फेज दैट इज शेडिंग फेज। उस फेज में जाके धीरे धीरे बाल जो लगाए थे, ट्रांसप्लांटेड हेयर थे, वो रिसीड होने लग गए, वो श्रेड होने लग गए। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि ये क्या हो रहा है। इवन दो आई वॉज वेरी मच क्लियर अबाउट इट, मेरे को बताया था डॉक्टर्स ने कि शेडिंग फेज होगा, बट स्टिल फिर भी एक नर्वसनेस आती है कि क्या पता शायद फ्लेयर हो गया हो ट्रांसप्लांट, या फिर शायद ना आए बाल, राइट। बट धीरे धीरे जैसे ही मेरे इस ट्रांसप्लांट को 4 to 5 months हुए,
जैसे जुलाई में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, नवंबर आते आते मेरे सर पे वापस से डेंसिटी आने लग गई थी। देन आई बिकेम वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड देन उसके बाद से अब तक आई स्टार्टेड डूइंग, मतलब मल्टीपल हेयर स्टाइल्स मैंने ट्राई कर लिए, बहुत सारे हेयर कट्स मैंने ट्राई कर लिया, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी घुमाया मैं, एंड द रिजल्ट्स आर वेरी वेरी ऑसम। मतलब कोई देख के ऐसा बता नहीं सकता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, जब तक मैं उनको खुद से नहीं बताता हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट हुआ है, दे डोंट नो राइट। जब मैं बताता हूँ तब जाकर फिर वो ध्यान से देखते हैं, तब भी उनको इतना बहुत माइनर सा ही पता चलता है। सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट QHT। सो दैट्स वाई इवन आई रिकमेंड कि QHT से ही करवाना चाहिए। आई हैव रिकमेंडेड मल्टीपल ऑफ माई फ्रेंड्स एज वेल। सो दैट्स ऑल माई जर्नी। सो I have done almost 3 PRPs up till now. This is my 3rd PRP and hoping for better results, I believe, right? Better density and medicines भी चल रही हैं साथ साथ में काफ़ी सारी, ठीक है। एंड हेयर केयर करना तो पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो वापस से जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो तो बच जाएंगे, बाकी हेयर्स को तो केयर चाहिए ना। So that's the thing. There is a lot of other changes as well in terms of professionalism as well. Professional में भी मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का advantage मिल रहा है, not just because of hairs but the confidence that my hairs have given me, right? So this is what it have brought change in me. Okay, so now let's talk about PRP कि why PRP is important and क्या procedure होता है उस चीज़ का। So first of all PRP is very important कि जिससे हमारे hairs हैं उनको प्रोटीन मिल सके, ठीक है। जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं हेयर के लिए, की हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनकी थिकनेस के लिए, थिनिंग ना हो, इस चीज़ के लिए तो PRP इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दैट इट प्लेज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है या फिर जो भी एग्जिस्टिंग हेयर्स है उनको सही न्यूट्रिशन मिल सके, उनकी सही ग्रोथ हो सके। सो दैट्स द थिंग। एंड प्रोसीजर की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा खुद का ही ब्लड एक्सट्रैक्ट होता है, राइट। उसमें से उस ब्लड में से फिर उसको मशीन में डाल के उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है एंड देन वही प्लाज्मा हमारे स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। एंड जो थोड़ा बहुत जो पेन होता है, जो थोड़ी बहुत नीडल्स का जो पेन होता है वो इतना ज़्यादा भी नहीं होता, इतना फील होता भी नहीं है क्योंकि दे यूज़ मसाजर फॉर इट जिससे वो फील ना हो। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 20 मिनट्स या 25-30 मिनट्स का आसपास का प्रोसीजर होता है। सो इट इज़ वेरी सेफ, ठीक है, एंड you should go for it. So this is my current result. मेरे 3700 के आसपास ग्राफ्स लगे थे including my temples and my hairline. So you can see the results and you can compare my results with my existing photos. आप 9 months पुराने अगर आप फोटोज मेरी देखें उसमें और अभी के रिजल्ट में आप देख सकते हो फर्क and you can notice by yourself. So now let's talk with those people who are very nervous और या फिर वो डर रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रांसप्लांट को लेके। सो आई एम द रियल लाइफ एग्जाम्पल। मैं भी बहुत डर रहा था, बहुत सोच रहा था, बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी करी, ठीक है। रिसर्च करने जाओगे, आप सर्च करने जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप नेट पे मिल जाती हैं, ठीक है। सो आई कैन टेल यू दोज आर ऑल मिथ्स एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ है तो यू कैन गो फॉर अ कंसल्टेशन, ठीक है। आप उसके बाद ही आप अपने डिसीजन पे जा सकते हो। सो आपको कोई भी डाउट, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो रहा है या कुछ आप सोच रहे हैं कोई भी चीज़, तो आप यू कैन डू वन थिंग, यू कैन जस्ट कॉल QHT या फिर कॉन्टैक्ट करें QHT से। तो यहाँ पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आप फिजिकली चाहे तो फिजिकली आप विजिट कर सकते हैं क्लिनिक्स या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। दे आर प्रीटी मच फ्लेक्सिबल विद एवरीथिंग। सो आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आप कंसल्टेशन के थ्रू जान सकते हैं। सो गो फॉर अ कंसल्टेशन एंड उसके बाद आप डिसाइड करो आपको करवाना है या नहीं करवाना है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हेयर लाइन एक बार ये रिसीड हो जाती है तो उसके बाद उसका और कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आई हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, एंड एट द एंड मेरे को रिजल्ट मुझे ट्रांसप्लांट नहीं दिए। ट्रांसप्लांट के बाद ना बहुत सारे चेंजेस आए मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आप ना थोड़े से ऐसे जवान दिखने लगे तो बिकॉज ऑफ योर हेयर लाइन। जब हेयर लाइन ऐसे रिसीड होने लग जाती है एंड यू स्टार्ट लुकिंग बॉल्ड तो फिर आपकी एज, जैसे मेरी एज काफ़ी ज़्यादा लगने लग गई थी धीरे धीरे, मतलब जो मेरी रियल एज है उससे ना ज़्यादा लगता था। बट नाउ आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट, आई फील मच मोर यंगर। सो इट हैव हेल्प मी अ लॉट इन माई पर्सनल करियर, पर्सनल वाइज भी, प्रोफेशनलिज्म में भी मेरे को बहुत इस चीज़ का हेल्प हुआ है कि आई स्टार्टेड फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट। So this was my 9 months journey and I'm hoping for a better results because according to the transplant और इन सब के कि 12 months तक या फिर 14 months तक और रिजल्ट अच्छे आते हैं। So I'm hoping for best कि और अच्छे रिजल्ट्स आए and next PRP सेशन में मिलते हैं and I'll show you my results.
चलिए अब जानते हैं हमारे पेशेंट 2 यानी कि धीरेंद्र के 50 महीने के रिजल्ट्स का एक्सपीरियंस और ये भी कि क्या वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। मेरा नाम धीरेंद्र है। अब मेरे एज 39 ईयर्स है। मैं ट्रांसप्लांट कराया था QST क्लिनिक पर और अभी मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। पर मैं अपने रिजल्ट्स को सस्टेन करने के लिए एवरी 5 to 6 मंथ्स में PRP सेशन के लिए आता हूँ ताकि मेरा जो रिज़ल्ट है वो सस्टेन रहे और ग्रोथ मेंटेन रहे। जैसे मैंने 4 साल पहले अपना ट्रांसप्लांट कराया था, तो उसका अगर मैं अपने ट्रांसप्लांट की जर्नी बताऊं तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में शेडिंग फेज था। जो ट्रांसप्लांटेड हेयर थे वो शेड ऑफ हो गए थे। उसके बाद फिर न्यू हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हुई। 6 मंथ्स के बाद रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो गया था काफ़ी ठीक, और 1 ईयर के बाद ग्रोथ काफ़ी अच्छी और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी। अब उसको मैं मेंटेन करने के लिए हर एवरी 5 to 6 मंथ्स में मैं PRP सेशन के लिए आता हूँ और मेरा पूरा एक्सपीरियंस QST क्लिनिक के साथ काफ़ी अच्छा रहा। डॉक्टर्स ने पूरा अच्छे से ध्यान दिया है। इवन अब फॉलोअप के लिए भी यहाँ QST की टीम से प्रॉपर फॉलोअप कॉल्स आते थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई और परेशानी तो नहीं है, कि रिजल्ट्स कैसा है, सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो ये मेरा जर्नी है और अभी 4 साल के बाद भी मैं अभी यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना PRP सेशंस, सो दैट कि मेरा ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो सस्टेन रहे। ट्रांसप्लांट से पहले मेरा हेयर लॉस काफ़ी हो चुका था, तो उस टाइम पर थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी आती है लोगों से मिलने में। इवन न्यू क्लोथ्स खरीदते हैं तो उसको भी ट्राई करने के बाद उतना अच्छा अपने ऊपर नहीं महसूस होता है। अभी ट्रांसप्लांट के बाद जब ग्रोथ अच्छी हो गई है तो न्यू क्लोथ्स खरीदने में और उनको पहन के ट्राई करने में भी अच्छा लगता है, और कहीं पार्टी वगैरह में जाने में भी कॉन्फिडेंस पहले से बेटर महसूस होता है। तो PRP कराने के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो हमारा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है। उसमें हमारे बॉडी से ही ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसको प्रोसेस करने के बाद हमारे हेयर में इंजेक्ट किया जाता है उसको, प्लाज्मा को, और उससे लाइक न्यूट्रिशन है हमारे हेयर के लिए, और उससे ग्रोथ हमारी मेंटेन रहती है, थिकनेस मेंटेन रहती है और थिनिंग काफ़ी स्लो हो जाती है और हमारे हेयर हेल्दी रहते हैं। और इसमें पेन मिनिमल होता है, लाइक जितना हम कहीं पर भी कोई भी ब्लड सैंपल देते हैं उतना ही पेन होता है, तो मिनिमल पेन होता है और इसका बेनिफिट काफ़ी है। जैसे अभी आप मेरा ग्रोथ देख सकते हैं, 4 इयर्स कंप्लीट होने के बाद अभी ग्रोथ ठीक है और ऑलमोस्ट ग्रोथ मेरी 1 ईयर पर कंप्लीट हो गई थी। अब इसी को सस्टेन रखने के लिए मैं कंटिन्यूसली एवरी 5 to 6 मंथ्स PRP करा रहा हूँ, और अभी आप देख सकते हैं 4 इयर्स के बाद भी डेंसिटी ठीक है और मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ QST टीम से। आप मेरे रिजल्ट्स को QST की वेबसाइट पर भी कंपेयर कर सकते हैं, कि इसमें ट्रांसप्लांट से पहले के और एवरी 6 मंथ्स और जब भी मैं PRP के लिए आता हूँ उसमें फ़ोटोज़ हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि ग्रोथ का किस तरह से ग्रोथ हुई है, किस टाइम पर शेडिंग फेज आई है, कब उसमें ग्रोथ आनी शुरू हुई है, कब कंप्लीट हुई है और किस तरह से मेंटेन रही है। तो ये मेरा अभी तक का 4 इयर्स का एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर किया है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। और मैं अभी नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा PRP सेशन के लिए, तब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस फिर से शेयर करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए अब जानते हैं हमारे पेशेंट 3 यानी कि विवेक के 41 मंथ्स के रिजल्ट्स का एक्सपीरियंस और ये भी कि क्या वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं। हेलो, हाय, नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार शर्मा है। मैंने अपना ट्रांसप्लांट आज से 4 साल पहले 2020 में करवाया था। तो मेरी एजिंग थी और मेरा थोड़ा मेरे को लगता है कि फैमिली वाइज भी जो आपका होता है हायरार्की में, उस वजह से मेरा हेयर फॉल था। तो मेरा सिर्फ आगे थोड़े से बाल बचे थे, बाकी मेरे साइड से काफ़ी हो गया था। 2020 में मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपने ट्रांसप्लांट कराया था, जितना मेरे को याद है
3000 और 3500 मेरे क्राफ्ट लगे थे। शुरू में बहुत डर भी लग रहा था कि क्या होगा, बहुत होगा। यूट्यूब में एक्सपीरियंस देखा था कि बहुत पेन होता है, सूजन हो जाती है, कई बार डर भी था कि सक्सेसफुल हो या ना हो। सबसे मुझे चीज़ क्या, हरिद्वार जैसा शहर है, पता नहीं यहाँ पे ये हॉस्पिटल कैसा है, क्या चीज़ है, बट मेरे को ये लगा कि मेरे को बाहर कराने से बेटर है कि एक बार चांस देना चाहिए हरिद्वार में अपने लोगों को। तो फिर मैंने यहाँ पे कराया। तो मेरा आई थिंक ट्रांसप्लांट अक्टूबर 2020 में, और ट्रांसप्लांट हुआ, ना कोई दर्द हुआ, ना कुछ सूजन हुई। दे ट्रीटेड मी वेरी वेल, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, और मज़ा आया मेरे को। मज़ा इनकी मतलब मैं बहुत बातू नहीं हूँ, बात करते करते मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमें कोई ट्रीटमेंट वगैरह हो रहा है। तो वो सब हुआ। उसके बाद आफ्टर 2 ईयर मेरे से क्रोन एरिया से बाल थोड़े कम होने स्टार्ट हुए, तो मैंने उनको दिखाया। तो फिर सर ने दोबारा मेरे 1000 क्राफ्ट का एक दोबारा से ट्रांसप्लांट हुआ 2022 में, और उसके बाद से ऐसे ही है। तो रिजल्ट आप सब देख ही सकते हैं मेरा A to Z। मेरे को तो बहुत पसंद है। जो लोग मुझे पहले नहीं जानते थे मेरे हेयर फॉल से पहले, तो मुझे पहचान भी नहीं पाते कि मेरा ऐसा कुछ हेयर फॉल हुआ है। और अभी मैं PRP कराने आया हूँ। मैं नॉर्मली हर 3 से 4 महीने में PRP करा देता हूँ। PRP इज़ बेसिकली, किसी की हेयर फॉल ना भी हो या ट्रांसप्लांट ना भी कराया, उसको भी PRP मेरे ख्याल से करानी चाहिए। बेसिक नेसेसिटी है अपनी हेयर ग्रोथ के लिए। तो गाइस मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ 2016 से, सडनली हुआ है, और बहुत ज़्यादा से हेयर फॉल लगे। मैं शैम्पू करता था तो हाथों में बाल आया करते थे, तकिए में लेटा था तो बाल आया करते थे। फिर मैंने बहुत सारे रेमेडीज़ करी, मतलब बहुत सारे शैम्पू चेंज किए, जैतून का तेल लगाया, फेरिगो, 10 तरह के तेल बदले, जड़ी बूटी वाला किया, बट कोई फ़ायदा नहीं होता, और वो वर्स्ट से वर्स्ट ही हो रहा था। समझ में नहीं आता कि खाने का इशू है, क्या चीज़ इशू है। तो वो चीज़ें करते तो मतलब 6 साल के बाद जब बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो गई और लॉकडाउन लगा, तो मेरे को लगा कि यार इस टाइम पर किसी को कुछ करना चाहिए। तो वो सब मैंने किया। मैंने प्याज भी रगड़ाया, मैंने हर चीज़ करी है, बट कोई स्पेसिफिक मेरे को बेनिफिट तो नहीं दिखा। तो वो सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले मैं ऐसा था, और नाउ यू कैन सी मी राइट नाउ। 2020 में मेरी इंगेजमेंट तय हुई। तो वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जब तक आप बात नहीं करते हैं इंसान, जब तक आपको जानते नहीं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन एक लास्ट इंप्रेशन होता है। और हमारे इंडियंस में ये बहुत ज़्यादा होता है। मेरे को पता है कि वो मेरे सामने ना बोले, पर मेरे पीठ पीछे उससे बोल सकते हैं। तो वो फील हुआ मेरे को कि मेरे को अब हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। पता इसलिए चला कि मेरे फ्रेंड के कज़न ने ऑलरेडी यहाँ से बहुत पहले करा रखा था। उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, 3 साल हो चुके थे उन्हें, और उनके रिजल्ट देखने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद मेरे को ये बिलीव हुआ। और दूसरी बात ये है कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी था कि अगर कल कुछ होता भी तो मैं कम से कम हरिद्वार में ही हूँ, तो पकड़ तो लूँगा, कहाँ जाएंगे। कहीं बाहर से कराता तो ये होता कि कहाँ पकड़ने लड़ने जाऊँगा मैं। और दूसरा ये होता है कि मेरे को लगता है कि बिलीव है कि हाँ, कि मिलके फर्स्ट टाइम मैं सबसे पहले मिला था, उनकी बातों से, उनकी कन्विक्शन से मेरे को काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला। दिस इज़ द ओनली। तो मेरा जो ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर था वो 2 दिन चला था। फर्स्ट टाइम मैं दिन में 2 बजे करीब आ गया था। उस दिन मेरे से मार्किंग वगैरह होके क्राफ्ट डिज़ाइन हुए थे। बेसिकली जैसे हम किसी खेत में जब पौधे लगाते हैं तो उससे पहले हम डिज़ाइन उनके ग्रास के लिए वो बनाते हैं ना, तो वो हुआ था। फिर मेरे को घर भेज दिया गया था, तो पूरा हाफ हेड शेव हुआ था, और उसके बाद क्राफ्ट हुए थे। तो उस दिन मेरे को पता चला था कि 3 या 3000, 3500, मुझे अभी करंटली याद नहीं है, इतने मेरे को क्राफ्ट लगेंगे। फिर नेक्स्ट डे में आया था। नेक्स्ट डे होने के बाद सेम प्रोसीजर, एनेस्थीसिया देके, और फिर काम स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके। तो पेन तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत घबराहट होती है कि पता नहीं, क्योंकि आपको फील तो होता है कि कुछ यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कोई हो नहीं हुआ था। फिर 2022 में जब मेरे क्राउन एरिया से बाल कम होने स्टार्ट हुए थे, तो उस टाइम पे 1000 के करीब मेरे क्राफ्ट लगे थे दोबारा। तो सेकेंड टाइम तो 1 दिन में ही हो गया था, क्योंकि अब और अच्छी टेक्निक्स आ चुकी हैं और जल्दी हो चुका है। तो ये रीज़न था मेन। तो ट्रांसप्लांट के बाद 1 महीने में होता है कि आपको थोड़ा जिधर से आपके बाल निकाले गए होते हैं उसकी तरफ यहाँ पे आपको जो मेंस का या बेबीज़ का वो होता है ना, हगीज़ वगैरह, उसको लगाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर से सीधा लेटना पड़ता है। आप आरओ के पानी से आपको हेड वॉश करना पड़ता है, और जो शैम्पू होता है जॉनसन बेबी यूज़ करते हैं नॉर्मली, और आपको सिर्फ वॉश करना होता है। तो ये 1 महीने का प्रोसीजर होता है। 1 महीने के बाद आपकी फर्स्ट PRP होती है, और धीरे धीरे करते करते ये 3 से 6 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। 3 महीने में तो हल्के हल्के आपको ग्राफ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ था मेरे को, तो ना मेरे को सूजन हुई है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को तो सब कुछ ठीक ही लगा। मेरे को ऐसा कुछ दिक्कत वगैरह रही नहीं है। कुछ दवाइयाँ मेडिसिन होती है, जैसे एडगेन होती है, फैसिनो होती है, और मिनॉक्सिडिल्स होती हैं। तो ये तो
ये प्रोवाइड की जाती हैं आपको। आई थिंक शुरू के 6 से 8 महीने के तक आपको रेगुलरली खाने पड़ते हैं। और उसके बाद बस कुछ शैम्पूज प्रोवाइड होते हैं जैसे मिल्डी वगैरह, जो स्पेसिफिक हेयर ट्रांसप्लांट हेयर्स के लिए होती हैं। जैसा कि मैंने बोला कि 2 से 3 महीने के बाद आपका शेडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि जैसे जो लगाए हैं वो सारे निकल जाएंगे, सब कुछ खाली ब्लैंक हो जाएगा। तो घबराहट तो हुई थी, तो मैंने फ़ोटो भेज के बार बार मैं यहाँ पे करता था। तो हर कोई मुझे बोलता कि आप टेंशन मत लीजिए, ये शेडिंग फेज है। शेडिंग फेज होने के बाद जैसे ट्रांसप्लांट होता है उसके बाद शेडिंग फेज आता है, उसके बाद आप बाल बिल्कुल सही रहते हैं। तो उसमें कोई शुरू में इनिशियली घबराहट थी, पर धीरे धीरे जैसे रिजल्ट दिख रहा था फिर उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सी चीज़ों पे आप गौर करते हो। तो यही सब। तो गाइस जैसे मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैं बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में हर जगह पे मैं घूमता रहता हूँ, पता करता हूँ। तो मैंने रेट वगैरह हर जगह से पता कर लिए थे, कोटेशन ले ली थी कि कितना कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा। तो उनके मुकाबले मेरे को ये काफ़ी अफोर्डेबल लगा। दूसरी बात, जब मैं यहाँ पे मिलने भी आ रहा था या मैं जब पीआरपी कराने भी आता था, तो मैं मेरे अलावा मैं और लोगों को भी देखता हूँ, तो उनसे बातचीत हो जाती है जब हम वेट कर रहे होते अपने पीआरपी की स्टार्ट होने का। तो उस टाइम पे उनसे बात हुई कितने थे, तो सबका मुझे रिजल्ट सबका अच्छा लगा। किसी का भी ऐसा नहीं था कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, ये सब नहीं आ रहा। तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें थी। और कुछ तो जो लोग भी हेयर फॉल, मैंने तो अपने कुछ 2-3 फ्रेंड्स को रिकमेंड भी किया है, एक ने तो कराया भी है। तो मैं ओपनली और विदाउट एनी हेजिटेशन सबको रिकमेंड करना चाहूँगा कि हाँ आप आओ यहाँ पे। और यहाँ पे बड़े बड़े नामचीनों ने भी कराया है। यहाँ पे राजपाल यादव जो एक्टर हैं बॉलीवुड के, उन्होंने भी करवाया है। तो कुछ तो मतलब मैं तो चलो एक नॉर्मल बंदा हूँ, पर वो मुंबई का इतना बड़ा स्टार, उसके पास पैसों की क्या ही कमी होगी, वो इंटरनेशनली भी करा सकता था। लेकिन कुछ तो रीज़न होगा जो उसने उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में आके उसने कराया होगा। तो कुछ तो एक पॉइंट होगा ना, तो वो चीज़ है। बाकी एक इंग्लिश का बहुत अच्छा कोट है, एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। तो आप देख ही सकते हो, ये एक्शंस का रिएक्शन है, वट एवर यू विल फील। और आपने ओल्ड फोटोज़ पर न्यू अभी जो मैं करंटली बात कर रहा हूँ उसमें आप डिफरेंस देख ही सकते हो। तो दिस इज थैंक यू। अब आप मेरा लुक देख ही सकते हैं जो QST से मेरा ट्रीटमेंट के बाद हुआ है। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस QST से बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू QST फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.